नमस्कार बच्चों। आज मैं अगला टॉपिक प्रोविज़न रिगार्डिंग सेफ्टी यानी कि सुरक्षा संबंधी प्रावधान के विषय में चर्चा करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान है, प्रोविज़न रिगार्डिंग सेफ्टी, फैक्ट्री एक्ट 1948 में। यहाँ पर मैंने एक फिगर के माध्यम से, एक पिक के माध्यम से आपको बताया है कि सेफ्टी, प्रोटेक्ट योरसेल्फ एट वर्क। काम करते समय आपको अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। और इस चार्ट में मैंने देखिए टिक भी लगे हुए हैं और ये टिक के माध्यम से आप देख सकते हैं आपको स्वयं की सेफ्टी कैसे करनी है। अब मैं आपको आगे अपने जो सेक्शंस हैं उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्लियरिटी से बताऊंगा। ये मैंने इसलिए दिखाया है आपको पिक्चर क्योंकि जब किसी भी फैक्ट्री पे आप वर्क करते हैं, आप जो ये फिगर में वर्क करते समय ड्रेसेस, सॉक्स, हेलमेट, ग्लव्स एक्सेट्रास ये सब यूज़ किए हैं, गार्ड वगैरह यूज़ किए हैं, सेफ्टी गार्ड। आफ्टर दैट आप जिस मशीन पर, जिस प्रोसेस पर वर्क कर रहे हैं उस पर आपको काम करना है। तो चलिए अब मैं यंत्रों से रिलेटेड और फैक्ट्री में जो यंत्र होते हैं उनसे रिलेटेड आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन CSGM यूनिवर्सिटी में ज़रूर आता है और आपसे पूछा भी जाता है। 50 ये प्रोटेक्शन इसलिए बनाए गए क्योंकि फैक्ट्री एक्ट 1948 में ऑनर एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप अपनी फैक्ट्री पे अगर वर्किंग चाहते हैं तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं को निराकरण करना पड़ेगा आपको। जैसे एज एग्ज़ाम्पल, यंत्र जो हम लोग प्लांट पर काम कर रहे हैं उस मशीन की कवरिंग नहीं है, मशीन बहुत ही डेंजरस है, उस पर काम करना बहुत कठिन है, या फिर कह सकते हैं वो रिवॉल्विंग मशीन है, घूम जाती है, घूम घूम कर काम करती है, राउंड लेकर के काम करती है, लिफ्टिंग यूज़ उठाना, उसमें रस्सी का प्रयोग किया जाता है, जंजीर का प्रयोग किया जाता है, लिफ्टिंग का प्रयोग करते हैं, सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने का काम करते हैं, प्रेशर यंत्रों का काम करते हैं, विस्फोटक प्रज्वलनशील धूल उत्पन्न होती है, फॉग जनरेट होता है, गैस जनरेट होती है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। उनके विषय में कुछ ऐसी मशीनरी होती है जो मशीनरी हमारी यूज़ होती है लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ होने वाली मशीनरें, ऑटोमेटिक चलने वाली मशीनरें, और जहाँ पर आग लगने की संभावना हो सकती है कुछ ऐसी मशीनें होती हैं। कुछ मशीनों के संबंध में बताया जाता है कि वो चलने से पहले ध्वनि जनरेट करती हैं, कुछ मशीनें वर्किंग करने से पहले धुआं जनरेट करती हैं, आफ्टर दैट वर्क प्रोडक्शन का करती है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं कारखाने में होती हैं और एक जो लेबर है, जो श्रमिक है, उस वर्किंग पर कार्य कर रहा है, उसे बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि बताइए मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ और वर्क करते करते धुआं आ रहा है, उसे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उसके फेफड़े इफेक्टेड करने लगते हैं, उसकी आँखों में बड़ी समस्या जनरेट होने लगती है, आँखों में दर्द होने लगता है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। तो सो दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व इन फैक्ट्री एक्ट 1948। 1948 में सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लाया गया है और उस सॉल्यूशन के थ्रू
हम फाइंड करेंगे। आइए चलते हैं सबसे पहले अपने सेक्शन 21 फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 21 फेंसिंग ऑफ मशीन यानी यंत्रों की घेराबंदी। यंत्रों की घेराबंदी का अर्थ है कि हम जिस मशीन पर काम कर रहे हैं वो मशीन ख़तरनाक भी हो सकती है, मे भी नहीं, लेकिन मशीनें कोई भी हो वर्किंग करेंगे वो ख़तरनाक होती हैं। कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ज़रा सा भी आप लापरवाही करेंगे और समस्या आपके सामने जनरेट हो जाएगी। तो क्या होता है कि जो मशीन्स है उसको कवर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। सेफ्टी गार्ड लगाएंगे उसके आसपास, जिससे मशीन एक प्लेस से दूसरे प्लेस को इफ़ेक्टेड नहीं कर पाएगी, प्रभावित नहीं कर पाएगी और उससे कोई भी समस्या जनरेट नहीं होगी। तो अब मैं क्या बात कर रहा था कि यंत्रों की सुरक्षा की दृष्टि में ध्यान में रख करके अब होता क्या है कि घेराबंदी के ध्यान रख करके, घेराबंदी की सुरक्षा को ध्यान में रख करके नियम बनाए गए और उनके छूट देने के भी नियम बनाए गए कि कुछ ऐसे वर्किंग है कि कुछ ऐसे प्रोडक्शंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसे करने के लिए वो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। इस तरह के प्रोविज़न्स पर छूट दी जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं। तो मैं बता रहा था घेराबंदी का ढंग वगैरह, बनावट, जैसे मशीन चौकोर गोर जिस आकार की है उसका केस भी उसी आकार से डिज़ाइन किया जाएगा, जिससे यंत्रों को चलने में कोई समस्या ना हो और उनकी घेराबंदी पूरी तरीके से कर ली गई हो। ये तो हमारी बात हुई यंत्रों की घेराबंदी की। अब हम बात करेंगे चलते हुए यंत्र, यानी कि चलते हुए यंत्रों के विषय में। तो सेक्शन 22 वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, यानी कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, किसी यंत्र के निकट अगर कार्य किया जाए तो और वो खतरनाक यंत्र हो या ना भी हो, तब भी उसके निकट कार्य करने में डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो ये यंत्र टूटकर हमारे ऊपर ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो इसका पटा या रस्सी या पोल में मैं फंस जाऊं। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स लेबर के मन में आते रहते हैं। तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये व्यवस्था की गई या सावधानियां बरती गईं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आपको इन छोटे छोटे तथ्यों पर विशेष रूप से विचार करना आवश्यक है। इसमें से एक नियम और बहुत अच्छा बनाया कि अगर पुली जानते हैं, पुली का मतलब होता है चरखी, यानी कि किसी चलती हुई पुली, जैसे कभी आप लोग आटा पीसने वाली मशीन यानी चक्की पर गए होंगे, देखा होगा उसमें एक पटा लगा होता है ब्लैक कलर का रबड़ का, जो एक मशीन से दूसरी मशीन से अटैच होता है और जब उसकी एक मशीन रन करती है तो उसी के सारे दूसरा पार्ट भी रन करता है, जिससे चक्की अपना रन का काम करना स्टार्ट कर देती, मोटर के थ्रू चलती है। तो किसी चलती हुई चरखी के पट्टे को तब तक हाथ नहीं लगाया जाएगा, यानी कि उसको हटा करके दूसरे में चढ़ाना है, चक्की को बंद करना है या पट्टे को सही करना है, तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक पट्टे की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर से कम ना हो जाए। पट्टे के जोड़ फीते से बंधा हुआ बनाया जाए, उससे पोल को गड़बड़ ना किया जाए। पट्टे का जोड़ फीते से बंधा होना अति आवश्यक है।
पट्टा जोड़ सहित चरखी रिम आदि अच्छी मरम्मत की दशा में हो। चरखी पर स्थित संयंत्र संरचना के बीच उचित दूरी हो। उनमें कोई उपयोग में लाई जाने वाली सीढ़ी लैडर सुरक्षित या मजबूत रूप से हो। इस तरह के यंत्रों में कभी घुमावदार यंत्र, पेचदार यंत्र और कह सकते हैं दांतेदार पहिया आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हमको चाहिए कि इस तरह की समस्त समस्याओं को निपटने के लिए हमें इसमें एक चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। प्रथम चालक या किसी प्रेषक यंत्र के किसी भी भाग को तब तक प्रथम चालक या प्रेषक यंत्र चालू अवस्था में हो, किसी व्यक्ति द्वारा साफ करके तेल देने या ठीक से काम पर रोक लगा सकती है। यानी कि अगर कोई महिला नवयुवक को अनुमति देना है इस मशीन पर, खतरनाक यंत्र पर काम करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए कि पहले तो अनुमति नहीं देनी किसी भी दशा में। अगर किसी रीजन से, किसी समस्या से अगर उसको हम अनुमति दे रहे हैं कि नहीं आपको ये काम करना ही करना है, तो फिर ऐसी दशा में आपको चाहिए कि आप उनको प्रशिक्षण दें, ट्रेनिंग दें। और जब वो प्रशिक्षण और ट्रेनिंग में पूरी तरह सकुशल रूप से फॉलो कर लें, आपको लगे कि नहीं हाँ अब ये किसी तरीके से काम करने में इनको कोई कठिनाई नहीं हो रही है, और तब हम उस स्त्री या नवयुवक को उस मशीन पर ऑयलिंग के लिए या ठीक से मतलब जब मशीन चल रही हो तो उसका प्रयोग तेल ऑयलिंग में ना किया जाए और इन लोगों को बिना प्रशिक्षित किए वहाँ पर न भेजा जाए। शॉर्टली ये कहना होगा। सेक्शन 23 एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन। 23 के अंतर्गत आपको बताया गया है खतरनाक यंत्रों पर नवयुवक व्यक्तियों की नियुक्ति, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन। जो डेंजरस मशीन्स हैं उन पर अभी मैंने बताया, पॉइंट मैंने आपको समझाया कि जो भी खतरनाक यंत्र हों उन यंत्रों पर नवयुवकों को, नवयुवतियों को, जो भी श्रमिक हैं, महिला श्रमिक हैं, इन श्रमिकों को कार्य के लिए ना भेजा जाए, क्योंकि कार्य के लिए जब भेजा जाए जब इन्हें पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर लिया जाए वहाँ पर भेजा जाए। सेक्शन 24 सेक्शन 24 में कह रहा है स्ट्रेकिंग गेयर एंड डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पावर या कटिंग पावर भी कह सकते हैं, डिवाइस फॉर कटिंग पावर। तो इसका अर्थ हुआ शक्ति के संबंध विच्छेद करने वाले पुर्जे एवं साधन। मतलब सेक्शन 24 में कहा जाए कुशल उपकरण की व्यवस्था रखी जाएगी। प्रत्येक शब्दों को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये जो भी शक्ति से विच्छेद, जैसे कभी जैसे एक एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से कढ़ाई के कारखाने में मशीन और मोटर का संबंध अलग अलग होता है, तो एक मशीन जब दूसरे मशीन के संबंध में आती है, संपर्क में आती है, तो वर्किंग करने लगती है, और जब वो उससे अलग हो जाती है तो वर्किंग करना बंद कर देती है। तो इस प्रकार की मशीनें को जो भी गियर, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो गियर डालते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, तो यहाँ भी वही प्रोसेस होता है। क्लच लेते हैं, गियर छोड़ते हैं, क्लच लेते हैं, एक्सीलेटर बढ़ाते हैं, तो संपर्क में उसी गति से बढ़ना घटना होता है। और इसका जो प्रेशर होता है शिफ्टिंग इन मोशन, यानी कि जो भी उसका प्रेशर है पट्टे का, जो ड्राइविंग बेल्ट होती है वो असर पड़ता है उसका।
चलाने पर चालक के ऊपर प्रेशर से। इसी तरीके से हमारा है स्वयं कार्य करने वाली मशीनें, सेक्शन 25 सेल्फ एक्टिंग मशीन, स्वयं कार्य करने वाली मशीन सेक्शन 25 में बताया गया है स्वयं कार्य करने वाली मशीन के बारे में। इसमें एक विशेषता रखनी है कि इस मशीन को जैसे भी डिज़ाइन किया जाए, जैसे भी बनाया जाए या अंदर इसकी गेयरिंग की जाए तो उसमें 45 सेंटीमीटर के अंदर नहीं चलने दिया जाएगा, यानी कि 45 सेंटीमीटर के अंदर नहीं चलने या दिया जाने जाएगा। इसके अंतर्गत बना रहना अति आवश्यक है। और इस प्रकार की जो मशीनें हैं जिनका यूज़ करना है, तो इस यूज़ करने के लिए मुख्य निरीक्षक से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है और अनुमति लेने के बाद उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। आफ्टर दैट आप सेल्फ एक्टिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कास्टिंग ऑफ न्यू मशीन सेक्शन 26 कास्टिंग ऑफ न्यू मशीन, नए यंत्रों को ढक कर रखना। नए यंत्र बहुत ही सॉफ्ट चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो भी हमारे नए यंत्र होते हैं बहुत ही सॉफ्ट चलते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। ज़रा सी असावधानी होने पर बड़ी दुर्घटना बना सकते हैं। ज़रा सी सावधानी होने पर बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इसीलिए इसे सेक्शन 26 है और इसमें पनिशमेंट भी है। यदि किसी जो कहें कि अकुशल कारीगरों को अगर इसमें बिना प्रशिक्षण के भेज दिया जाएगा तो उनसे घटना स्वाभाविक है। इसी तरह से इसमें प्रावधान किया गया कि 3 इसमें प्रावधान भी रखे गए हैं कि इस तरह की मशीनें अगर कोई बेचता है या किराए पर देता है, किराए के उद्देश्य पर देने से प्राप्त करता है, तो या एजेंट के रूप में कार्य करता है कह सकते हैं, जिसके संबंध में उपयुक्त मशीनों के जो रिलेशंस के रूल एंड अगर उनका फॉलो नहीं करता है तो उसे 3 महीने तक की कैद, 3 महीने तक की कैद और 500 रुपये तक का जुर्माना, दोनों या दोनों में से जो एक जिसके लिए वो लाइबल होगा वो उसके ऊपर कंपनी के द्वारा चार्ज किया जाएगा, यानी एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर प्रावधान लगाया जाएगा। तो इसी तरीके से और भी रूल एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं जो हमें आगे देखने हैं। सेक्शन 28 सेक्शन 28 है हमारा हॉइस्ट एंड लिफ्ट्स। इसमें बताया गया है कि हाइस्ट तथा लिफ्ट माल चढ़ाने तथा मनुष्यों को ऊपर ले जाने और नीचे लाने वाले यंत्र सेक्शन 28 के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें लुक आफ्टर यानी देखभाल ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि मशीनें बहुत ही भारी होती हैं, हैवी होती हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गुड्स को ट्रांसफ़र करने का भी काम करती हैं, क्योंकि प्रत्येक हाइस्ट और लिफ्ट का मार्ग ऐसे सुरक्षित रखा जाता है। तो मैं बता रहा था कि हाइस्ट और फाटक के बारे में। इसमें रस्सी का भी प्रयोग किया जाता है, जंजीरों की भी व्यवस्था लगाई जाती है, स्वचालित साधनों का प्रबंध भी किया जाता है और कह सकते हैं मुख्य निरीक्षक द्वारा
छूट संबंधी इसके अंतर्गत कुछ अधिकार होते हैं। अब इसमें क्या है, हाइस्ट व लिस्ट उपयोग जारी करने की अनुमति मुख्य निरीक्षक दे सकता है जो प्रावधानों का पालन नहीं करते हों, किंतु ऐसे समय सुरक्षा संबंधी उचित शर्तें भी लागू कर सकता है। वो आपके साथ कंडीशंस भी लगा सकता है कि अगर आप ऐसे यूज़ नहीं करोगे तो आपके खिलाफ़ ये कार्रवाई की जाएगी, आप इसको यूज़ करिए। अगला पॉइंट है लिफ्टिंग मशीन। अगला पॉइंट है लिफ्टिंग मशीन चेन्स रोप्स। तो बात कर रहे थे लिफ्टिंग रोप्स के बारे में। यहाँ पर जो मशीन्स है, लिफ्टिंग है, रस्सियाँ हैं भार उठाने वाली, उनका प्रयोग किया जाता है और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट भी किया जाता है और इसमें मशीनें भी लगाई जाती हैं। बहुत सारे पॉइंट्स भी डिफ़ाइन किए जाते हैं। अब बच्चों, अगला पॉइंट है रिवॉल्विंग मशीन। कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो रिवॉल्विंग करनी पड़ती हैं, जो राउंड होती हैं, घूमती हैं, रन करती हैं। रन करने के बाद वो सारी मशीनें चलती हैं, उन्हें हम लोग रिवॉल्विंग मशीन कहते हैं। मशीन लिफ्टिंग यानी घूमने वाली मशीनों का प्रयोग किया गया। सेक्शन जो है 30 में रिवॉल्विंग मशीनें यूज़ की गई जो घूमती हैं, अधिकतम दूरी को कवर करती हैं, पिसाई करने, पत्थर पीसने किया जाता है। इस तरीके से देखें तो रिवॉल्विंग मशीन पिसाई या मिट्टी को निकालने के लिए रिवॉल्विंग, जैसे जेसीबी आप लोगों ने देखी है, इसी तरह की वो मशीनें घूम घूम कर के काम करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। इस तरह की मशीनें भी हमारे सेक्शन 30 के अंतर्गत हैं जिनका प्रयोग हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। दाब यंत्र, प्रेशर प्लांट्स, दाब यंत्र भी होते हैं, प्रेशर प्लांट्स भी होते हैं। अत्यधिक दाब को रोकने का उपाय, यानी कि कह सकते हैं निर्माण प्रक्रिया जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते समय जिस प्लेस में वायुमंडल के द्वारा वहाँ का प्रेशर उस व्यक्ति पर पड़ने पर इफ़ेक्ट करता है, तो उस व्यक्ति को के लिए कार्यशील दबाव यानी कि सेफ वर्किंग प्रेशर से अधिक दबाव न पड़ने पाए, उस पर कंट्रोलिंग की जाती है और इसके जांच के नियम गवर्नमेंट इसे समय समय पर चेक करती रहती है और राज्य सरकारें भी इसके चेक करने संबंधी प्रावधानों को बनाती हैं कि जो व्यक्ति वहाँ पर कार्य कर रहा है उसके ऊपर एक आवश्यकता से अधिक प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा प्रेशर पड़ते पड़ते वह पर्सन बीमार हो जाए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एसेस। इसमें क्या है, फर्श, सीढ़ियाँ तथा पहुँचने के साधन। सेक्शन 32 में बताया गया है रास्ते, गलियारे मजबूत बनावट के होंगे, ठीक प्रकार से रखे जाएंगे और ये ठोस रस्सियों का प्रबंधन किया जाएगा ताकि कोई गिरे ना, किसी को कोई इफेक्टेड ना हो, ताकि वर्षा में काफ़ी पानी ना कलेक्शन हो जाए, वहाँ पर होने वाला काफ़ी नुकसान ना जनरेट हो जाए। यदि रास्ते में वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाए तो कोई फिसल कर गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है। इस प्रकार की तमाम समस्याओं को निराकरण करने के लिए यहाँ पर फर्श, सीढ़ियाँ तथा पहुँचने के साधन सेक्शन 32 पर रूल बनाए गए हैं जिन्हें पालन करना एक कारखाने अधीक्षक को अति आवश्यक है। सेक्शन 34 में हम बात करेंगे अत्यधिक बोझ, एक्सेसिव वेट, यानी अत्यधिक बोझ, यानी कि कारखाने में ऐसी भी मशीनें होती हैं
जो अत्यधिक बोझ उठाने का काम करती हैं। अत्यधिक बोझ उठाने का काम यानी कि भारी वर्क करती हैं। हम दूसरे शब्दों में बोलें तो कह सकते हैं कि किसी कारखाने में किसी व्यक्ति को इतना भारी बोझ उठाने, ले जाने अथवा एक स्थान पर रखने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकेगा जिससे उसे क्षति की आशंका हो। राज्य सरकार ने नियम बनाकर कारखानों में, वर्ग श्रेणी कारखानों में निर्दिष्ट प्रक्रिया में नियुक्ति प्रौढ़ पुरुष, स्त्री, किशोर, बालक उठाए जाने, ले जाने वाले भार संबंधित नियमों को बना रखा है। प्रोटेक्शन ऑफ आइस सेक्शन 35 में प्रोटेक्शन फॉर आइस के लिए भी का बनाए गए हैं रूल रेगुलेशन, जिसमें ऐसे कार्य हैं जो आँखों को इफ़ेक्टेड करते हैं। धूल आती है, छोटे छोटे कण होते हैं जो आँखों को डैमेज करते हैं। इनसे बचाव के लिए आँखों में चश्मे का प्रयोग प्रबंध तंत्र द्वारा किया जाए जिससे चश्मे के प्रयोग से उस व्यक्ति की आँखों पर ज़्यादा इफ़ेक्टेड न पड़े। तो अगला पॉइंट है, अगला जो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करने वाले हैं, सेक्शन 36 प्रोहिबिशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट गैस डेंजर्स फ्यूम्स, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर्स फ्यूम एंड गैस आदि के निवारण उपाय सेक्शन 36 में बताए गए हैं। सेक्शन 36 में बताया गया है प्रवेश को रोकने के प्रभावकारी उपाय क्या क्या हैं। जहाँ वह स्थान जहाँ खतरनाक धुएं, भाप, गैस, धूल इत्यादि है तो उस स्थान पर ऐसा कार्य किया जाए जिससे श्रमिक को कोई प्रॉब्लम ना हो और वहाँ पर जो भी धुआं, गैस, खतरनाक सारी समस्याएं हैं उनको विड्रॉ कर दिया जाए, हटा दिया जाए वहाँ से, और खिड़की युक्त वायु संचालन वेंटिलेटर क्लियर रहने के लिए ऐसी तकनीकी प्रयोग की जाए जिससे वहाँ पर कोई समस्या जनरेट ना हो। इसी में की बात आ जाए, इसी 36A उसमें बोलता है 24 वोल्ट से अधिक विद्युत उपकरण प्रयुक्त करने या चलित विद्युत प्रकाश के उपयोग की अनुमति तक नहीं दी जाती है। यानी प्रबंध तंत्र को 24 वोल्ट से अधिक विद्युत उपकरण प्रयुक्त करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। इसी तरह से सेक्शन 37 में एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल डस्ट गैस एक्सेट्रा, यानी विस्फोटक या प्रज्वलनशील गैस या धूल। विस्फोटक यानी कि कुछ ऐसे कारखाने में निर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली धूल, गैस, धुआं, भाप इस प्रकार और इतनी मात्रा में है, इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि उससे आग लगने का डर हो सकता है, विस्फोट होने की संभावना हो सकती है। तो इस प्रकार के विस्फोट को रोकना अति आवश्यक है। यंत्र के चारों ओर घेराबंदी की जानी चाहिए, साफ़ सुथरा किया जाना चाहिए, इस तरह के प्रोसेस अपनाए जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे सेक्शन नेक्स्ट की ओर। अगला सेक्शन है हमारा सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग ऑफ मशीनरी। सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग ऑफ मशीनरी में बताया गया है कि जब भी सुरक्षा, बिल्डिंग की सुरक्षा करने संबंधित नियम बनाए गए हैं सेक्शन 40 में। यहाँ पर बताया गया है मानव जीवन अथवा सुरक्षा के लिए खतरनाक हो उसे हमें ब्लॉक करना चाहिए या ब्रेक करना चाहिए। यानी मानव जीवन सुरक्षा को ध्यान में रख करके बिल्डिंग को मेंटेन किया जाना चाहिए। वहाँ पर जो भी श्रमिक कार्य करे उसे वेंटिलेशन के लिए एयर होना चाहिए, अच्छा प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, खिड़की और दरवाज़ों की संख्या मानक के अनुसार होनी चाहिए। इस तरह बिल्डिंग की सुरक्षा की जा सकती है और उसे बनाए जाने पर विशेष तौर से मेंटेन किया जाना अति आवश्यक है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला सेशन है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग।
बिल्डिंग का मेंटेनेंस, सेक्शन 14(1) में मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, श्रमिकों के स्वास्थ्य या कल्याण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है तो वह परिभोगी जो भी है उसके विषय में हम ध्यान में रखेंगे। और फिर बिल्डिंग को जो या कारखाना है, जो हमारा कारखाने पे जहाँ हम प्रोसेस करते हैं, जहाँ खतरनाक यंत्र लगे हुए हैं, उन सारे खतरनाक यंत्रों का प्रयोग भी हमारे द्वारा ही किया जा सकता है। और किसी भी दशा में किसी भी प्रॉब्लम्स पर अगर कोई समस्या जनरेट होती है बिल्डिंग से संबंधित, तो वो हमें एक निश्चित अवधि के अंदर सही कर लेनी चाहिए। कारखाना निरीक्षक को निरीक्षक करने के बाद ये प्रमाणित कर देना चाहिए कि इतने समय के बाद आप डेट तक इस चीज़ को वेरीफाई कर लीजिए, सही कर लीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ़ उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। तो जिसमें श्रमिकों के कल्याण को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है कि उनमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो ये हमारे सेक्शन 41 तक के जो प्रोविज़न्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। और इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी प्रोटेक्शन से रिलेटेड और भी पॉइंट्स डिफ़ाइन करेंगे।